तो जय हिंद साथियों, सभी को स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब परिवार जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। अभी हम लोग जो है आज 12वां दिन है ना लुसेंट सीरीज का, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। क्या स्टार्ट करेंगे? दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। देख लिया आप लोग? यस सर। तो होमवर्क डाल दिया था पहले ही, किसमें? हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे आप लोग को A to Z जानकारी मिल जाती है और वहाँ पे होमवर्क भी डाल दिया जाता है। तो आप लोग पढ़ के आए, उसके बाद क्विज में भाग लें, ठीक है। चलिए बताइएगा, आज का पहला सवाल है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से, ठीक है। इसमें पल्लव वंश पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? पल्लव वंश। तो बताइएगा पल्लव वंश के संस्थापक कौन हुए? सिंह विष्णु। कौन हुए? सिंह विष्णु। बताइएगा इसकी राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कहाँ थी? कांचीपुरम। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन हुए? सिंह विष्णु। और इसकी राजधानी कांचीपुरम। बताइएगा कि जो सिंह विष्णु थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म, ठीक है। अगला बताइएगा कि अवनी सिंह की उपाधि, अवनी सिंह की उपाधि किसे मिला था? सिंह विष्णु को। अवनी सिंह की उपाधि सिंह विष्णु को, ठीक है। बताइएगा कि आदि वराह मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? हाँ, मामल्लपुरम में, ठीक है। कहाँ करवाया था? मामल्लपुरम में। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? तो सिंह विष्णु ने। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अगला बताइएगा कि जो है भारवी, ठीक है। हाँ, भारवी के लेखक कौन है? हाँ नहीं, भारवी नहीं, सॉरी भारवी ने जो है कौन से ग्रंथ की रचना की है? भारवी ने कौन सी ग्रंथ की रचना की है? तो किरातार्जुनीयम, ठीक है। हाँ, किरातार्जुनीयम। क्या नाम है? किरातार्जुनीयम, ठीक है। जिसकी रचना किसने की है? भारवी ने। तो बताइएगा जो भारवी जो है वो किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। किसके दरबार में? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। अब बताना है पल्लव वंश के कुछ प्रमुख शासक हुए, ठीक है। प्रमुख शासक के नाम बताना आप लोग पल्लव वंश के। जैसे कि सिंह विष्णु के बाद कौन आए? महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन आए? महेंद्र वर्मन प्रथम। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन आए? नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद नहीं, महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है। कौन आए? हाँ, पहले आए थे महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। उसके नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आए, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है। तो जितना वर्मन लगा सब इसी में है, ठीक है। उसके बाद आए नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर लास्ट आए नंदी वर्मन द्वितीय। तो ये अंतिम नहीं है, लेकिन इसमें दिया गया प्रमुख शासक के बारे में, ठीक है। तो बताइएगा कि मतविलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ठीक है। किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ठीक है। किसकी रचना? मतविलास प्रहसन की रचना। किसकी रचना? मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि अगला है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है जैन कौन से शुरू में कौन से धर्म? जैन थे, ठीक है। शुरू में वो जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद जो है किससे प्रभावित होकर उन्होंने शैव धर्म को अपनाया? हाँ, क्या नाम था? अप्पार, ठीक है। उसका संत का नाम क्या था? अप्पार, ठीक है। जो तमिल संत थे, कौन? अप्पार, ठीक है। उसी के प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया? शैव धर्म को अपना लिया था। किसने? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ठीक है। किसने किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। बताइएगा कि सप्त पैगोड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? सप्त पैगोड़ा मंदिर, हाँ, सप्त पैगोड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम। कहाँ है? महाबलीपुरम ने। तो बताइएगा कि जिसे एकाश्म मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मंदिर? एकाश्म मंदिर। तो बताइएगा सप्त पैगोड़ा या एकाश्म का मंदिर या रथ मंदिर, ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। किसने? नहीं, गलत बात। नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। कौन सा मंदिर? सप्त पैगोड़ा मंदिर, ठीक है, या रथ मंदिर बोले या फिर एकाश्म मंदिर बोले, जो कहाँ पर स्थित है?
महाबलीपुरम में, ठीक है। उसका जो निर्माण किसने करवाया था? हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। अगला बताइएगा कि महामल्ल, ठीक है, महामल्ल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? यही नरसिंह वर्मन हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम को, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम को। तो हुआ क्या था इसमें, देखिए पहले जो है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कौन सा? गुप्त शासक पढ़े थे, ठीक है। पुष्यभूति वंश पढ़े थे। पुष्यभूति वंश में जो है सुने होंगे आपकी हर्षवर्धन का जो लड़ाई हुआ था किससे? पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। किसे हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया था। किसे? हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो उसका थोड़ा मन बढ़ गया था। उसके बाद क्या किया उसने, जो है इससे लड़ाई किया नरसिंह वर्मन प्रथम से, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम से जो लड़ाई हुआ तो उसमें वो हार गया। कौन? पुलकेशिन द्वितीय हार गया, ठीक है। और जो है नरसिंह वर्मन प्रथम जीत गया। तो वो जो थे पुलकेशिन द्वितीय, वो कहाँ के शासक थे? वो वातापी के शासक थे, ठीक है। चालुक्य वंश के वातापी के शासक थे। तो उसने तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी पे विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो उसे जो है वातापी कोंड से सम्मानित किया गया, ठीक है। वातापी मतलब हो गया वहां जगह का नाम, और कोंड मतलब जितना। तो वातापी कोंड से किसे सम्मानित किया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम को, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम को। हाँ, उसको जो है वातापी कोंड का उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे? नरसिंह वर्मन प्रथम को। और कौन सा उपाधि? महामल्ल, ठीक है। महामल्ल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। किसे? नरसिंह वर्मन प्रथम को, ठीक है। अगला बताइएगा कि उसके बाद देखिए एक चीज और पढ़े थे कि ह्वेनसांग जो थे चीनी यात्री, वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। उसके बाद जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। हरा दिया तो वो कहाँ चला गया? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में चला गया। कौन? ह्वेनसांग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया, पुलकेशिन द्वितीय को। उसके बाद ये किसके दरबार में आ गया? तो ये भटक रहा था, उधर राजा सब हार रहा था और ये जो है दूसरे का दरबार बदल रहा था, ठीक है। कौन? ह्वेनसांग, ठीक है। तो अभी जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में है? नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में, ठीक है। अगला बताइएगा कि अब आया इसके बाद परमेश्वर वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद आया परमेश्वर वर्मन। तो बताइएगा ये किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। कौन से धर्म? शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। परमेश्वर वर्मन प्रथम किस धर्म के? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। इसे भी जो है सम्मानित किया गया था कुछ उपाधि से। तो बताइएगा कि लोकादित्य की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है। एक मल्ल की, तो परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है। और भी दिया है लेकिन ये सब ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, ठीक है। कौन सा मंदिर? गणेश मंदिर का निर्माण कहाँ पर? महामल्लपुरम में, महामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, ठीक है। उसके बाद बताइएगा विद्याविनीत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम को, ठीक है। क्योंकि ये विद्या प्रेमी थे। क्या थे? विद्या प्रेमी थे, इसलिए इसको विद्याविनीत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे? परमेश्वर वर्मन प्रथम से, ठीक है। अब बताइएगा कि कौन से पल्लव शासक के शासन काल में अरबों का आक्रमण हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। कौन सा पल्लव शासक? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। किसका आक्रमण हुआ था? तो अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। हो गया। अगला बताइएगा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। एक तो है कहाँ? एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है। एक तो है एलोरा का कैलाश मंदिर। तो यहाँ पे है कांची के कैलाश मंदिर, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको जो है एलोरा के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर? राज सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। जो कहाँ पे है? जो महाराष्ट्र कांची में है, ठीक है। महाराष्ट्र में एलोरा है, ठीक है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। और जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर को? कांची के कैलाश मंदिर को, ठीक है। राज सिद्धेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि महाबलीपुरम में, ठीक है,
महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो कांची के कैलाश मंदिर है, ठीक है, वो किस शैली में है? वो द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। कौन सी मंदिर से? तो कैलाश कहाँ के कैलाश मंदिर? कांची के कैलाश मंदिर से, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला बताइएगा कि राजा सिंह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय को, ठीक है। वही बताइएगा अग्निमित्र, आगम मित्र, नरसिंह वर्मन द्वितीय। हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय को। आगम मित्र मतलब क्या होता है? मतलब शास्त्रों का प्रेमी, ठीक है। शास्त्रों का प्रेमी मतलब आगम मित्र, ठीक है। वही बताइएगा राजा सिंह मतलब क्या होता है? राजाओं में सिंह मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली। उसके बाद बताइएगा कि शंकर भक्त मतलब क्या हुआ? शिव का भक्त, ठीक है। तो शंकर भक्त से किसे सम्मानित किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय को, हो गया। अगला बताइएगा कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दांडी, ठीक है। कौन है? दांडी। 10 कुमार चरितम के लेखक दांडी, ठीक है। जो किसके राज दरबार में रहते थे? नंदी वर्मन। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन? दांडी, ठीक है। क्या नाम था? दांडी, जो जिसने 10 कुमार चरितम की रचना की थी। क्या की थी? हाँ, 10 कुमार चरितम की रचना किसने की थी? दांडी ने, हो गया। अगला बताइएगा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नंदी वर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। क्या करवाया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण। वहीं बताइएगा बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर किसने बनवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो कौन कौन सा मंदिर हुआ? एक तो हुआ मुक्तेश्वर मंदिर, दूसरा हुआ बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर, ठीक है। अगला बताइएगा कि तिरुमलई अलवार किसके समकालीन थे? कौन से शासन के? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। जो एक वैष्णव संत थे, क्या नाम था? तिरुमलई अलवार, ठीक है। हम पूछ रहे हैं संत का नाम, ठीक है, बोल रहे हैं संत का नाम, ठीक है। प्रसिद्ध वैष्णव संत जिसका नाम था तिरुमलई अलवार, जो किसके समकालीन थे? तो ये नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, हो गया। अब बताइएगा कि नंदी वर्मन तृतीय जो है किस धर्म के अनुयायी थे? नंदी वर्मन तृतीय, हाँ, शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। तो बताइएगा कि प्रसिद्ध कवि संत पेरुन देवनार किसके दरबार में रहते थे? नंदी वर्मन तृतीय, ठीक है। किसके दरबार में? नंदी वर्मन तृतीय, जो तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि था, ठीक है। कौन? क्या नाम था? पेरुन देवनार। क्या नाम था? पेरुन देवनार। पढ़िएगा 2-4 बार तो बुलाएगा, याद तो दूर, ठीक है। पेरुन देवनार। क्या नाम था? पेरुन देवनार, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत वेनवा का रचना किसने किया था? भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? हाँ, बोलिए आगे। पेरुन देवनार, ठीक है। क्या नाम था? पेरुन देवनार, जिसने भारत वेनवा का रचना की थी, ठीक है। अगला बताइएगा कि पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? देखिए इसमें दिया है कंपवर्मा, ठीक है, लेकिन रियल में पल्लव वंश के अंतिम शासक जो है अपराजित वर्मन थे। कौन थे? अपराजित वर्मन, ठीक है। लिखा तो है अपराजित वर्मन, लेकिन उसे पराजित किया था किसने? अपराजित वर्मन को किसने पराजित किया था? नहीं, आदित्य प्रथम ने, ठीक है। आदित्य प्रथम जो चोल वंश के शासक थे, ठीक है। तो आदित्य प्रथम ने जो है बताइएगा, जैसे अब आते हैं चोल वंश में थोड़ा सा, ठीक है। तो बताइएगा चोल वंश के स्थापना किसने किया था? सर ये तो विजयालय ने किया था, लेकिन विजयालय जो है, विजयालय ने जब चोल वंश की स्थापना की तो उस समय जो है वो पल्लव के ही सामंत थे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि पल्लव वंश के स्वतंत्र रूप से स्थापना किसने किया था, तो आदित्य प्रथम ने। किसने किया था? आदित्य प्रथम ने, या आदित्य चोल भी बोल सकता है, ठीक है। तो आदित्य चोल ने किया था, किसे हराकर? तो ये किसी को क्या? अपराजित वर्मन। किसे हराकर? अपराजित वर्मन को हराकर, ठीक है।
तो चोल वंश के संस्थापक पढ़ लिए हम लोग। अब बताइएगा चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोलो तंजावुर। कहाँ था? तंजौर तंजावुर, ठीक है, या तंजौर, तंजौर या तंजावुर, ठीक है, कहाँ था? तंजौर या तंजावुर, हो गया। अगला बताइएगा कि नरकेसरी किसे कहा जाता था? जो स्थापना किया था संस्था। क्या बोलिए? विजयालय, ठीक है, नरकेसरी विजयालय, नरकेसरी। वहीं पूछे प्रकेसरी, राकेशरी हम्म, तो ये हो जाएगा आदित्य प्रथम। राजेंद्र द्वितीय, ठीक है, राजेंद्र द्वितीय। वहीं पूछे राजकेसरी, राजकेशरी हाँ, राजकेशरी हो जाएगा नहीं। आदित्य प्रथम। राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र हाँ, राजकेसरी राजकेसरी राजेंद्र प्रथम है या राजेंद्र। लेकिन वहीं पूछे प्रकेसरी तो राजेंद्र द्वितीय। वहीं पूछे नरकेसरी विजयालय, ठीक है, किसे मिला था उपाधि? विजयालय को, नरकेसरी की उपाधि विजयालय को, हो गया। अगला बताइएगा कि निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय ने। किसने बनवाया था? विजयालय ने, हो गया। अगला बताइएगा कि पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत कोंड राम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? राजेंद्र को नहीं, आदित्य प्रथम को। किसे किया था? आदित्य प्रथम को, ठीक है। कौन सी उपाधि? कोंड राम, ठीक है, कोदंड राम लिखा, ठीक है, कोदंड राम, ऐसे कोंड राम भी बोलते हैं इसको। कोदंड राम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? आदित्य प्रथम को। किसे किया गया था? आदित्य प्रथम को, ठीक है, जो इसने पूर्ण रूप से पल्लवों पर विजय प्राप्त किया था। किसने? आदित्य प्रथम ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि राष्ट्रकूट नरेश, ठीक है, कृष्ण तृतीय और परांकत प्रथम जो चोल वंश के शासक थे, ठीक है, ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रकूट और चोल के बीच जो युद्ध हुआ था, कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तकोलम, ठीक है, तकोलम का युद्ध। कौन सा युद्ध? तकोलम का युद्ध। कौन सा युद्ध? तकोलम का युद्ध, ठीक है। तो तकोलम का युद्ध में जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, कौन सा? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक के बीच हुआ था, जिसमें जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय का जीत हुआ था और उसमें परांतक प्रथम हार गए थे, ठीक है। तो कौन सा युद्ध में? तकोलम, ठीक है। कौन सा युद्ध में? तकोलम का युद्ध में, हो गया। अगला बताइएगा कि क्या बताइएगा अगला? सब उसी तरह नामे है, ठीक है। बताइएगा कि राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया था, उसका क्या नाम था? तो नहीं, मुंडी चोल मंडलम। क्या नाम था? हाँ, मुंडी चोल मंडलम, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोलन रुआ। कहाँ था? पोलन रुआ, ठीक है। आज भर किसी तरह जो है इधर उधर करके इसको पार करना है, उसके बाद जो है फिर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक। तो बताइएगा कि क्या नाम था उसका? श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था किसने? राजराज प्रथम ने। किसने किया था? राजराज प्रथम ने, ठीक है। और वहां पे जो है एक प्रांत बनाया था जिसका क्या नाम था? हाँ, मुंडी चोल मंडलम। क्या नाम था? मुंडी चोल मंडलम, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोलन रुआ। कहाँ था? पोलन रुआ। कहाँ था? पोलन रुआ, ठीक है। अगला बताइएगा कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। तो बताइएगा राजराज प्रथम जो है किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म। कौन से धर्म? शैव धर्म, ठीक है। तो राजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है? तंजौर में। कहाँ पे स्थित है? तंजौर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार
किसके शासन काल में हुआ था? राजेंद्र द्वितीय के साथ। नहीं, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसके शासन काल में? राजेंद्र प्रथम के शासन काल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक है, उन्होंने बंगाल पे भी विजय प्राप्त किया था। जब बंगाल पे विजय प्राप्त किया तो वहां से उन्होंने गंगा जल लेके आया था। ठीक है, तो गंगा जल लेके आया था, तो उससे जो है कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? हाँ हाँ, गंगे कोट चोल। ठीक है, गंगे कोट चोल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे? राजेंद्र प्रथम को। किसे? राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, और उसने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम। और वहां पे एक तालाब का निर्माण, गंगा जल लेके आया ना, तो बोला कि उतना दूर गंगा नदी नहीं जाएंगे, यहीं पे एक तालाब बनवाएंगे। तो गंगा जल का छिड़काव कर दिया और उसके बाद उसने तालाब का निर्माण कराया। तो क्या नाम था उस तालाब का? तो चोल गंगम। क्या नाम था? चोल गंगम। क्या नाम था? चोल गंगम। एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया, जो कहाँ पे स्थित था? तो गंगईकोंड चोलपुरम में। ठीक है, चोलपुरम में। ठीक है, और इसको जो सम्मानित किया गया था, गंगईकोंड चोल से सम्मानित किया गया था। किसे? राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, किसे? राजेंद्र प्रथम से। इन्होंने जो है इंडोनेशिया पर भी कब्जा किया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, अगर इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दे, इंडोनेशिया पर भी कब्जा किया। उस समय जो है इंडोनेशिया के राजा कौन थे? शैलेंद्र राजवंश। ठीक है, हाँ, शैलेंद्र राजवंश। हो गया। अब बताइएगा चोल काल में भूमि के प्रकार। ठीक है, तो हम बताएंगे प्रकार, आप लोग को बताना है क्या बोला जाता है। तो बताइएगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को जो भूमि दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? वेलन वगाई। ठीक है, क्या कहा जाता था? वेलन वगाई। क्या कहा जाता था? वेलन वगाई। जो है किसान स्वामी, जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि दिया जाता था। ठीक है, अगला बताइएगा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव। क्या नाम है? ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव। वही बताइएगा, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि? शाला भोग। हाँ, शाला भोग। क्या नाम है? शाला भोग। विद्यालय के पाठशाला होता है ना, तो उसी तरह विद्यालय के रख रखाव की भूमि को शाला भोग। हाँ, अगला बताइएगा, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को क्या कहा? नहीं सर, एक स्टेप हम मतलब आगे बढ़ गए तो तुरंत आप जैन संस्थानों को, हाँ, पल्ली चंदम। ठीक है, जो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली चंदम। क्या कहा जाता था? पल्ली चंदम। ठीक है, जो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। ठीक है, अगला बताइएगा, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि? देवदान। मंदिर के लिए देवदान। मंदिर के लिए देवदान। जैन संस्थान के लिए पल्ली चंदम। ठीक है, पल्ली चंदम। वही बताइएगा, किसी विद्यालय के लिए शाला भोग। क्या नाम है? शाला भोग। ब्राह्मणों को देने के लिए ब्रह्मदेव। वही बताइएगा, किसान के लिए, देखिए किसान को क्या कहा जाता था साउथ में? हाँ, हम लोग इससे पहले नहीं पढ़े थे, तमिल जब पढ़ रहे थे तो वेल्लार कहा जाता था। वेल्लार नहीं कहा जाता था। और वही जो है इसको व्यापार को वेनिगर। ठीक है, कहा जाता था वेनिगर। ठीक है, तो उसी से हम लोग याद रखेंगे वेलन वगाई। ठीक है, वेलन वगाई। वेल्लार कहा जाता था ना, तो वेलन वगाई। किसान के लिए यदि जो भूमि था उसको क्या कहा जाता था? वेलन वगाई। हो गया कंप्लीट। अगला बताइएगा कि प्रकेसरी तो पूछे थे, प्रकेसरी से किसे सम्मानित किया गया था? राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, और राजकेसरी से राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र को राजकेसरी से। वही बताइएगा, नर केसरी से विजयालय। हो गया। बताइएगा, चोल वंश का अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉलिटी में। हिस्ट्री खत्म हुआ, अब आते हैं पॉलिटी में। हाँ, तो पढ़ क्या है ना पॉलिटी को? वाह, क्या चीज परसों ही पढ़े थे? अच्छा, आधा आधा उड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, जवाब दीजिएगा। ठीक है, उड़ा हुआ भी जवाब ले आइएगा खोज के। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, जो लूसेंट का पेज नंबर कितना है? 208। ठीक है, 208। हाँ, मेरे किताब के अनुसार। और नया जो एडिशन आया है उससे एक स्टेप पहले का है। ठीक है,
तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान का विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो इतिहास शुरू हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्लासी के युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध में आंशिक रूप से, और उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध में पूर्ण रूप से लगभग भारत पर उसने शासन कर लिया था। तो बताइएगा, सबसे पहला सवाल आप लोग के बीच है भाइयों और बहनों कि बताइएगा प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 को, 23 जून 1757 को। कब हुई थी? 23 जून 1757 को। ठीक है, प्लासी बताइएगा किस जिला में स्थित है? तो बंगाल के नदिया जिला में। ठीक है, और पूछे कि किस नदी के किनारे? तो भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या था, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757, 23 जून 1757 के किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और बंगाल के वो तो सब जान रहे हैं, अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, बंगाल हाँ, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी 23 जून 1757 को। कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई। बताइएगा उसमें जो है प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? हाँ, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर जो उसके सेनापति थे। हाँ, जाफर ने, किसने दिया था? जाफर ने। ठीक है, मीर जाफर ने उसे धोखा दिया था और वे युद्ध में हार गए थे। कौन सी लड़ाई में? प्लासी की लड़ाई में हार, मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ पूर्ण रूप से इसीलिए यहाँ के ताकत का पता नहीं चला क्योंकि उसमें धोखा देके हार गया था। तो इसके बाद हुआ, इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक है, इसके बाद कुछ दिन बाद हुआ बक्सर की लड़ाई। तो बताइएगा बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, तो किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और हाँ, उधर था त्रिगुट सेना। ठीक है, उधर त्रिगुट सेना का 3 आदमी था। कौन कौन था? एक तो था बंगाल के नवाब जो अपदस्थ नवाब था। ठीक है, मीर जाफर के बाद आया मीर कासिम, उसे भी हटा दिया था। ठीक है, उसे भी हटा दिया था। तो एक तो था बंगाल के नवाब जिसका नाम था मीर कासिम, उसके बाद दूसरा था अवध का नवाब जिसका क्या नाम था? शुजाउद्दौला। उसके बाद एक तो था दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो उधर हो गया त्रिगुट सेना और इधर हेक्टर मुनरो अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो के बीच हुआ बक्सर का युद्ध। ठीक है, जिसमें कौन जीता था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, वो सब त्रिगुट सेना का हार हो गया, तो दोनों युद्ध हार गया। अब क्या हुआ, बक्सर का जब युद्ध हुआ तो इसको सारा ताकत का पता चल गया कि कितना ताकत है भारत में। ठीक है, नवाबों को। इसके बाद क्या हुआ, जब लड़ाई हुआ तो संधि भी होगा, लड़ाई के बाद संधि होता है। तो बताइएगा कि बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुई थी। बताइएगा पहली संधि किसके किसके बीच हुआ था? देखिए, इधर से त्रिगुट सेना में शाह आलम द्वितीय। ठीक है, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और इधर से कौन हुआ था? इधर से हेक्टर मुनरो नहीं। देखिए, संधि कराने में सबसे आगे तेज था रॉबर्ट क्लाइव, तो उसको लंदन से बुलाया। ठीक है, कि चलो तुम बढ़िया संधि करते हो, मतलब मुखिया होता है ना, उसी तरह उसको ले आया। तो अगर पूछे इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। और कब हुआ था? मेन क्वेश्चन तो पूछना भूल ही गए थे। नहीं, 1765 में। ठीक है, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 1765 में, 12 अगस्त 1765 को। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। और इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, कौन कौन? बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी जो है किसको मिल गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया गया था, देना पड़ा था। हार गया, संधि हुआ तो देना ही पड़ा। तो किसकी किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। दीवानी मतलब जान रहे हैं ना? क्या सर दीवानी? हाँ, मतलब कब्जा नहीं। देखिए, दीवानी मतलब क्या होता है, वहां का जो है ना उसको मालिक बना दिया एक तरह से टैक्स वसूलने का। ठीक है, वहां जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, राजस्व जो वसूलेगा, कौन वसूलेगा? जिसको दिया गया वहां के दीवानी उसको। तो हम लोग जो है थोड़ा सा देख लिए इसको। पहली संधि आप बताइएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो इसके 4 दिन बाद। ठीक है, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि। 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, किसके किसके बीच? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव तो था ही,
उसके बाद सुजाउदौला, ठीक है, सुजाउदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो हुआ क्या था कि पहली संधि जब हुआ था ना, उसमें जो है इलाहाबाद और कड़ा, ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा दोनों को छीन लिया था। किससे? सुजाउदौला से छीन लिया था, ठीक है। और उसमें जो है शाह आलम द्वितीय को भेज दिया था रहने के लिए, ठीक है। और उसको कुछ पेंशन भी दिया था। कितना पेंशन दिया था? तो 26 लाख का वार्षिक पेंशन देकर उसको भेज दिया। किसे? शाह आलम द्वितीय को, ठीक है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। थोड़ा सा इतिहास देख लिए। अब जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद वास्तविक सत्ता का स्थापना किया सब अंग्रेजों ने, ठीक है, मतलब थी ब्रिटिश कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, कर लिया। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे सत्ता का स्थापना कर लिया तो उसने मनमानी करने लगा, तरह तरह का लूट घसीट करने लगा, ठीक है। तो यही सबको यही सबका देख रेख करने के लिए अंग्रेजों ने वहां से एक्ट पारित किया, ठीक है, इस सबके देख रेख के लिए। तो बताइएगा सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। कब आया था? 1773 में, ठीक है। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आ गया। हो गया। अब यहां से आता है सवाल, ठीक। तो बताइएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। तो बताइएगा कि बंगाल का गवर्नर पहले कौन था? लॉर्ड वारन। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो अगर उसके बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। कौन बना? वारेन हेस्टिंग। तो किस एक्ट के तहत बना था वो? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अगला बताइएगा कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और कब किया गया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? 1774 में, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। हो गया। तो बताइएगा जो है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बन गया, तो उसका पहला जो है मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे? एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। इसके अतिरिक्त 3 न्यायाधीश भी हुए थे, उसका नाम बताइए आप। चैम्बर्स, बहुत अच्छा। हाइड, बहुत अच्छा। एक ठो लिमेंस्टर, ठीक है। तो पहला कौन था? चैम्बर्स। दूसरा कौन था? लिमेंस्टर। तीसरा हाइड, ठीक है। चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड, ठीक है। ये सब क्या हुए? 3 न्यायाधीश। हो गया। और मुख्य न्यायाधीश तो जान गए कौन? सर एलिजा इम्पे। हो गया कंप्लीट। अगला बताइएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781। कब आया था? 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है। बताइएगा कि किस एक्ट के तहत वहां के जो यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। किसके तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसका काम ही था यहाँ पे देख रेख करना, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे सब मनमानी करने लगा, तो सब कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिया अपना वहां जाके। उसके बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो घाटे में चला गया। किसमें चला गया? घाटे में चला गया। तो ब्रिटिश सरकार से इसने मांगा लोन, ठीक है। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड में जाके लोन मांगा। तो हाँ, तो उसी का तो था, वहां से कंपनी आई थी ना, पूरा अंग्रेज थोड़ी शासन आया था यहाँ पे। वहां से कंपनी आई थी कि हम भारत में व्यापार करेंगे, हमको यहाँ से आज्ञा दीजिए। तो गया ये सब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब मनमानी करने लगा तो लंदन में देखा कि सबको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, उसके बाद भी लोन मांग रहा है। तो देखा क्या कि वहां पे भ्रष्टाचार फैल गया। किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो उसी के देख रेख में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, मतलब तरह तरह का एक्ट लाया गया था। तो पहला एक्ट जो था वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसी के तहत वहां देखा गया कि अब आप लोग जो है अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो बोलता था क्या कि अपना व्यापार नहीं करते, हम लोग को गिफ्ट देता है भारत सरकार, भारत का लोग जो है ना हम लोग को गिफ्ट देता है बहुत सारा, ठीक है। तो बोला गिफ्ट भी लेना मना है, ठीक है। होता है कि मतलब घुसपैठ जब चल गया तो किसी तरह से भी घुसपैठ कर सकता था यहाँ, ठीक है। तो क्या किया, उसको रिश्वत लेने पर मना कर दिया, उपहार अगर कोई दे रहा उस पर भी मना कर दिया, और निजी व्यापार भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ
वहां के जो अंग्रेज कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसी के तहत आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सवाल था अभी कि यहाँ जो है इस एक्ट के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब बताइएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन से एक्ट का प्रावधान किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, अब बताइएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784। कब किया गया था? 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अगला बताइएगा कि किस एक्ट के तहत यहाँ के जो प्रशासन थे वो दो भागों में बंट गए थे? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो दो पार्ट में बंट गया था। कौन कौन सा? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बताइएगा राजनीतिक मामलों के लिए कौन सा बोर्ड था? नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। वहीं बताइएगा व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हो गया। अगला बताइएगा कि पहला चार्टर अधिनियम कब आया था? 1793 में। कब आया था? 1793 में। कब आया था? 1793 में। बताइएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उसको वेतन जो है भारतीय राजस्व में पहले देता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश राजस्व से अब देने लगा भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम के तहत? 1793। कौन सा अधिनियम? 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत जो है कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में वेतन देने की व्यवस्था की गई। किस राजस्व में? भारतीय राजस्व में से अब जो है मतलब पहले देता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राजस्व से। ठीक है, अब देने लगा भारतीय राजस्व से। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत? 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस अधिनियम के तहत? नहीं, 1813। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, मतलब बोला कि 20 वर्ष के लिए जो है आप व्यापार कीजिए खुल के एकदम, और 20 वर्ष बढ़ा दिया कि अब 20 वर्ष तक मौज कीजिए आराम से, कोई नहीं टोकने जाएगा। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत? 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, चार्टर अधिनियम जो है ना 20-20 साल में मतलब आएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही था। अगला बताइएगा कि कंपनी के भारत के साथ मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1813 का चार्टर अधिनियम। एकाधिकार जो है ना मतलब पहले क्या था कि यहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई कंपनी नहीं जाएगा इंग्लैंड से व्यापार करना। ठीक है, तो आंशिक रूप से अब प्रतिबंध लगा दिया कि आप जो है सिर्फ चीन, ठीक है, चीन और चाय, चीन का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों से चाय के साथ व्यापार करने का मतलब सिर्फ यही छोड़ दिया। उसके बाद सारा अधिकार जो है प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है, हाँ, यही दोनों पे जो है एकाधिकार सिर्फ रहने दिया, बाकी इससे जितना व्यापार था इसके अलावा सब पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसको कह सकते हैं कि एकाधिकार को आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत? 1813 याद रखना है, चार्टर अधिनियम तो होगा ही। ठीक है, तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत एकाधिकार को आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, किसके अलावे? तो चाय और चीन। ठीक है, चाय और चीन, चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार, मतलब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ठीक है, हो गया। अगला बताइएगा शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्चा करने का मतलब व्यवस्था किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा कि ईसाई जो पादरी हुआ करता था, ईसाई पादरियों को आज्ञा दिया गया कि भारत में आप ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? 1813 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, 1813 से पहले यहाँ पे कोई ईसाई प्रचारक नहीं आया करता था। हो गया। अगला बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत
पूर्ण रूप से एक अधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब पहले जो बचा था ना, चाय और चीनी, चाय और चीन, तो वो सब को भी समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम। बताइएगा दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, बताइएगा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? पहले ही बताइए। नहीं सर, 1843 में, ठीक है, 1843 में, 1843 में। वही बताइएगा सती प्रथा 1829 में, ठीक है, सती प्रथा 1829 में, ठीक है। बताइएगा ठगी प्रथा 1829 नहीं, 1830 में। ठगी प्रथा 1830 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर जो है अयोग्य न ठहराया जाए? किस अधिनियम के तहत? 1833 का, हाँ 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। बताइएगा मैकाले समिति का गठन कब किया गया था? 1834 में। कब किया गया था? 1834 में। बताइएगा प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसने किया था? अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1834 में। हो गया। अगला बताइएगा नर बलि प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1844 में। कब किया गया था? 1844 में। कब किया गया था? 1844। उस टाइम जो है यहाँ का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और बताइएगा दास प्रथा के का उन्मूलन कब किया गया था? हाँ, उस टाइम जो है यहाँ का गवर्नर कौन था? एलन बोरो, ठीक है, एलन बोरो। दास प्रथा एलन बोरो, ठीक है। अगला बताइएगा खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ जो किया गया वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 33 का नहीं, 1853 में आ गया, ठीक है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। हो गया। अगला बताइएगा भारत का शासन कंपनी से लेकर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया किस अधिनियम के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। देखिए 1857 में क्रांति हुई, ठीक है, सबको जान रहा है। तो 1857 में जब क्रांति हुई तो बोला कि तुम लोग सब नहीं समझेगा, अब सीधे ही कहाँ जाएगा? क्राउन के हाथ में जाएगा यहाँ का शासन, ठीक है। तो पूरी तरह से इसका शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लेकर के किसके हाथों में सौंप दिया? तो क्राउन के हाथों में, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत? 1858, ठीक है। 1857 में लड़ाई हुआ, उसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत के शासन जो है कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। हो गया। अगला बताइएगा कि मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। और बताइएगा हद क्या हो गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। बताइएगा कि भारत में एक राज्य सचिव भी होगा, ठीक है। भारत के राज्य सचिव का जो है नियुक्ति किया गया किस अधिनियम के तहत? 1858 के तहत, ठीक है। और भारत में पहले क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय होगा। तो किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और बताइएगा कि जो है तब इस अनुसार से भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और प्रथम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग ही होगा। अंतिम गवर्नर जनरल जब हुआ ये, तो इसके बाद वायसराय बनेगा ना, तो प्रथम कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए सब। तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आशा मत देखिए, अब देखिए साइंस का, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में साथियों। आज के लिए जय हिंद। अगला टॉपिक बता दिया जाता है अभी। अच्छा छोड़िए, टेलीग्राम चैनल में
चैनल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, सारा जानकारी इसमें आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। तो चलिए साइंस स्टार्ट करते हैं। ठीक, साइंस में हम लोग का टॉपिक था विद्युत से। ठीक है, विद्युत है और पार्ट 1 होगा। इसे कई पार्ट में बांटा गया है। ठीक ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और डिफिकल्ट चैप्टर भी है, कर सकते हैं, और बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है, इसलिए कई भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे हम लोग। चलिए बताइएगा आप लोग, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अणु या परमाणु में से कौन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है? और अणु क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं। यह मुख्यतः किससे बना होता है? परमाणु मुख्यतः किससे बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रकृति को क्या कहा जाता है? मूल कण कहा जाता है, मौलिक कण कहा जाता है। पूछा जाए कि मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नाभिक में, परमाणु के नाभिक में कौन विद्यमान रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। चलिए बताइएगा, प्रोटॉन पर आवेश चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्लस चार्ज रहेगा, तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज कहा जाए तो धनात्मक। वहीं इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन, वहां पर कोई चार्ज नहीं होता है। वहीं प्रोटॉन का खोज क्या बोले? प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। जे थॉमसन। बताइए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है, इसमें सिर्फ माइनस होगा, वही होगा जो पहले प्रोटॉन का बताएं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बहुत अच्छा। नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसके कारण आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है? किसके? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चार्ज या आवेश कहते हैं। चार्ज या आवेश कहते हैं। तो आवेश कैसा है मात्रक? कूलम। आवेश कैसा है मात्रक? कूलम। वही सीजीएस कैसा है मात्रक? सॉरी, सीजीएस इसका क्या आ जाएगा? सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। इसे कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। आवेश का मात्रक एक और होता है, बता सकते हैं? आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, प्रति सेकंड नहीं, एम्पियर सेकेंड। आवेश कैसा है मात्रक? कूलम। और आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। आवेश के लिए धन या ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋण आवेश और धन आवेश का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
तड़ित चालक का खोज किसने किया था? बेंजामिन। तड़ित चालक जो है किस धातु का बना होता है? तांबा का बना होता है। बताइएगा Q बराबर क्या होता है? Q बराबर, Q से क्या? कूलाम। तो कूलाम बराबर क्या होगा सर? I बाय टी, I इंटू टी। I क्या हो गया? I इन धारा, क्या हो गया? धारा, और टी टाइम। ठीक है, तो धारा गुना समय हो जाएगा कूलाम बराबर, वही तो वहां था ना, एम्पियर सेकेंड। कूलाम एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है? एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम? 3.6। प्रकाश का वेग पता है कितना होता है? बस वही है, 3 इंटू 10⁸ स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁸ स्टेट कूलाम। वहां मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ सिर्फ स्टेट कूलाम लगाना। ठीक है, वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई थी? किसने बताई थी? थेल्स ने। तो किसके अनुसार कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, वहीं रेशम के कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है? थेल्स के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? थेल्स के अनुसार। जो त्याग करने की प्रवृत्ति रखेगा उसे क्या कहेंगे? धनायन। और जो ग्रहण करने का रहेगा उसे ऋणायन। साबुन के बुलबुले को जब धन या ऋण आवेश दिया जाता है तो वह उसके सतह पर जमा हो जाता है, जिसके कारण उसका आकार क्या होती है? आकार बड़ा हो जाता है। आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जब उस पर जमा होगा तो जमा होते होते बड़ा होगा जी। साबुन का बुलबुले किसके कारण बड़ा होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। जब दो साबुन के बुलबुले को आपस में सटाया जाता है, ठीक है, सटाया जाता है जब दो साबुन के बुलबुले को आपस में सटाया जाता है तो बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाता है, छोटा वाला बुलबुला और छोटा हो जाता है। ठीक है, कभी ट्राई किया? चलिए, अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाले विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह किस नियम के द्वारा कहा गया है? कूलाम का नियम। किस नियम के द्वारा? कूलाम का नियम। यही हम लोग पढ़े थे, M1 M2 बाय r²। वो क्या था? गुरुत्वाकर्षण था ना। तो वही तो सेम है, Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो Q1 का गुणनफल, Q1 तथा Q2 का गुणनफल तथा समानुपाती होगा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है? और ये कूलाम नियम के अनुसार। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहा जाता है? रेखीय घनत्व। बहुत अच्छा, क्या कहा जाता है? रेखीय घनत्व। जहाँ लैम्डा बराबर Q/L होगा, Q/L होगा। और रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। वेरी गुड, कूलाम प्रति मीटर। सतह आवेश घनत्व का SI मात्रा क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? सतह आवेश घनत्व। सतह आवेश घनत्व। वहीं प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व। और इसका SI मात्रा क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। देखिए, तीनों याद रखना आसान था। पहला रेखीय था तो कूलाम प्रति मीटर, दूसरा क्षेत्रफल आ गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा आयतन आ गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और यह कहां से प्राप्त किया जाता है सर? विद्युत वाहक बल, हाँ, विद्युत वाहक बल कहां से प्राप्त किया जाता है? तो सेल से, बैटरी से, जनरेटर से। ठीक है, सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का SI मात्रा क्या होता है?
वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का क्या होता है सही मात्रक? वोल्ट होता है। इसे स्मॉल v से सूचित किया जाता है। ठीक है, किसे? विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है। जब कुछ अंतर पैदा हो गया तो उसे क्या कहेंगे? विभवांतर। क्या कहेंगे? विभवांतर। बहुत अच्छा। अभी विभवांतर का भी ऐसा है मात्रा क्या? वोल्ट ही होगा। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और विभव बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा चार्ज। कार्य बटा चार्ज, वहां आवेश। ठीक है, कार्य बटा आवेश या W/Q कह सकते हैं उसको। ठीक है, W/Q। विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का जूल और आवेश का कूलम, तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। रटना नहीं, समझना है सर। ओम तक दिया ना। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऐसा ही मतलब न्यूटन प्रति कूलम। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम क्या है? हवा है। इसीलिए बिजली चमकते समय कार की खिड़कियां और दरवाजे क्या करना चाहिए? बंद कर लेना चाहिए। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर कहाँ खत्म हो जाती है? कहने करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल किधर से किधर चलेगा? तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ये रेखाएं विद्युत वाहक बल जो है, हाँ, रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी। कितने दिशा होगी? दो दिशा, जो संभव नहीं है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से आया क्वेश्चन। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या कहलाता है? किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर, जिसे कूलम प्रति सेकंड भी कहा जाता है। कूलम प्रति सेकंड भी कहा जाता है। तो बताइएगा विद्युत धारा बराबर सूत्र, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय। अभी कूलम प्रति सेकंड बोले ना, तो क्या हो गया? आवेश बटा समय। I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। यहीं से निकला था Q बराबर IT, Q बराबर IT, I बराबर Q/T। यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो जाए तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर। क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। कितना से 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा? तो 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान है, तो बता दीजिए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा का वेग कितना होगा? जो प्रकाश का वेग है। विद्युत धारा का वेग कितना होगा? जो प्रकाश का वेग है। विद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसा परिपथ में प्रभावित होता है? बंद परिपथ में। बंद परिपथ में, वो खुले में प्रभावित होने वाला नहीं है। मतलब तार का कहीं बीच में अगर काट देंगे तो जाएगा लाइन? नहीं जाएगा। तो बंद परिपथ में काम करता है विद्युत धारा। विद्युत धारा हमेशा किस मार्ग को चुनती है? क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है। वहीं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बताइएगा कि विद्युत धारा हमेशा
किस प्रतिरोध का मार्ग चुनती है? निम्न प्रतिरोध। कौन सा मार्ग चुनता है? तो निम्न प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉन का बहाव अब हम लोग देख लिए, ऋण आवेश से धन आवेश, वहीं विद्युत धारा का प्रभाव पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, धनायन से ऋणायन, ये और इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणायन से धनायन। अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रभावित धारा के समानुपाती होगा। इस किस नियम के अनुसार दिया गया? ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोला सर? कि अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रभावित होने वाले धारा के समानुपाती होगा। इसलिए कहा जाता है वोल्टेज बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, जहाँ भी क्या है? वोल्ट विभवांतर है, आई क्या है? विद्युत धारा, और आर प्रतिरोध। आर क्या हो गया? प्रतिरोध। तो भी बराबर आई आर, बहुत सरल यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, भी बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बाय आई, भी बाय आई, भी बाय आई। आर क्या है? प्रतिरोध है। ओम का नियम सभी जगह पर लागू होता है क्या? किसको छोड़कर? सेमीकंडक्टर अर्धचालक को छोड़कर। तो कुछ अर्धचालक का नाम बताइए। सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत? यहीं तक टॉपिक ही था सर। अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे प्रतिरोध से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त हुआ।